हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आर के राजपूत का जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आर के राजपूत के चैप्टर्स के, उन सभी लेक्चर्स को आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया। उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स के वीडियो आपको ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ उन प्लेलिस्ट में जा करके सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस है। इसके जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल को हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो जो आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बोला गया है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 120 न्यूटन। तो यहाँ दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स की वैल्यू दिया गया वो 120 न्यूटन दिया गया है। बोला गया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इज डबल्ड, यानी कि दो चार्जेज हैं उनके बीच डिस्टेंस क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। देन फोर्स क्या होगा। तो आपको पता है दो चार्जेज होते हैं, दो चार्जेज के बीच में अगर डिस्टेंस क्या डी है तो इनके बीच जो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, या फिजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन क्या होता है डी स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारी 120 न्यूटन दिया गया है। ओके, अब बोला क्या जा रहा है, डिस्टेंस आपको क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, यानी डी के प्लेस पे आप क्या रखोगे, 2D रखोगे। ठीक, और इसकी वैल्यू जो दी गई है, फोर्स की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, 120 न्यूटन दी गई है। तो आप डिस्टेंस को डबल करो तो यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी। डी के प्लेस पे आप 2D रखो, 2D का स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, बाहर आएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यह फिजिकल टू 1/4 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 दिया गया है तो अब इसके प्लेस पे 120 रखो तो हो जाएगा हमारा यह फिजिकल टू 1/4 इंटू 120। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 4 3 12 0। तो कितना न्यूटन आ गया, यह फिजिकल टू आप क्या आ गया, 30 न्यूटन आ गया। मीन्स कि आप अगर जो डिस्टेंस चार्जेस के बीच में आप क्या कर दे रहे हो, डबल कर दे रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो आपका जो फोर्स क्या है, डिक्रीज कर गया है। तो फोर्स कितनी आ गया, 30 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है आपका 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू होती है हमारी -1.602 इंटू 10⁻⁻19 क्या होती है, 10⁻⁻19 कूलाम होती है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, एज पर कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो दो चार्जेज होते हैं उनके बीच फोर्स क्या होता है। तो सपोज करते हैं एक चार्ज क्या है, एक Q1 है, एक क्या है, Q2 है। इनके बीच में अगर डिस्टेंस क्या हो, d हो, तो इनके बीच में फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स की वैल्यू हमारा होता है यह फिजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आप देखोगे क्या लिखा गया है, यह फिजिकल टू Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁻ कितनी होती है, 9 होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या होता है, एयर होता है। ठीक, तो आप अगर एयर के लिए बात करोगे तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। तो यहाँ पर मीडियम क्या है, हमारा एयर है, तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब एप्सिलॉन आर को
एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या होता है, ये एयर होता है। ओके, तो जो ऑप्शन जो नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है, बोला गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर्स फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। तो सपोज करते हैं कोई क्या है, पॉइंट चार्ज है, इससे क्या हमारा 4 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या निकालनी है हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दिया क्या गया है, 4 मीटर डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दिया गया 200 न्यूटन पर कूलम। पूछा क्या है आगे, इफ द डिस्टेंस इज रेड्यूस टू 2 मीटर, डिस्टेंस को आपको क्या कर दिया जा रहा है, रेड्यूस के 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस 2 कर दिया गया, 4 से 2 कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस क्या हाफ कर दिया गया है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारी फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ अपान क्यू लिख सकते हैं। ठीक, ये होता है हमारा फार्मूला। अब हमारा डी के प्लेस पे क्या रखना है, 1/2 रखना है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाइए, आधी हो जा रही है। तो आप यहाँ रखो, ई इक्वल टू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, अब डी के प्लेस पे d/2 रखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d/2 रखोगे तो हमारा जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, निकल के आएगा इक्वल टू 1/4, यानी 4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। ठीक, इसी की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ 200 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक, क्योंकि दिया कोई पॉइंट चार्ज से हमारा जो है कि 4 मीटर डिस्टेंस पे कितना दिया गया है, 200 न्यूटन पर कूलम। तो इसकी जो हमारी जो वैल्यू कितनी दी गई है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 200, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 800 न्यूटन पर कूलम आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है हमारा, एफ अपन क्या होता है, क्यू होता है हमारा। तो एफ की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, और क्यू यानी चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम यूनिट हो जाएगी। तो कितना आएगा, 800 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4 का ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, 800 न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का स्क्वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे पावर 1/2, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे पावर 1/3। अब इसमें क्या होगा, तो हम लोग को क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है, dv बाई क्या होता है, dx। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, और इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं -dv/dx, यानी कि चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन सभी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और जान लेते हैं हम लोग कि जो एयर की हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी, वो होती है 30 kb/cm होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। तो सपोज करते हैं क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, अब ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। अब फोर्स जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से निकलती हैं, हमारा प्लस चार्ज से निकलती हैं, और कहाँ पर एंड होती है, माइनस क्यू चार्ज पर एंड होती हैं। तो प्लस क्यू चार्ज से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स ऐसे आएंगी। ठीक है, ऐसे आएंगी। ठीक,
तो ये इसका जो आप शेप देख रहे हो कैसा है, इसका शेप हमारा कर्व्ड शेप है, यानी कि कर्वेचर टाइप का है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, ऑलवेज कर्व्ड। जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, उसकी जो शेप कैसा होता है, कर्व्ड होता है, ऑलवेज कर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो किसी चार्ज से डी मीटर की डिस्टेंस पे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज टू क्या होता है, एफ अपन क्यू होता है। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई क्या आता है, डी स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऑलरेडी डिफिनेशन वगैरह देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से जो हमारा क्या आ जाएगा, किसके आप देखोगे अगर, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, आपका चार्ज पे तो डिपेंड कर ही रही है। अब यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। यानी कि डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर डिस्टेंस आप डिक्रीज करोगे, यानी कि डिस्टेंस कम रखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यानी डिस्टेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसमें कौन सा राइट होगा, उसको देख लेते हैं। यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑप्शन अगर देखोगे प्रोपोर्शनल टू डी, ये ऑप्शन क्या रॉन्ग है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा गया है, ऑप्शन सी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ई इक्वल टू होता है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला गया है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, अब यहाँ से चार्ज किधर से किधर जाएंगी, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमारा क्या चार्ज, इलेक्ट्रिक जो लाइन्स हैं वो निकलती हैं, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स जो निकलेंगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे और कहाँ पर मिलेंगी, नेगेटिव चार्ज पे। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जो इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ऑप्शन है अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है कि ए फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ दिया गया है कि जो फील्ड लाइन होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उन दोनों के बीच में एक्चुअली आपको एंगल पूछा गया है कि किस एंगल पे सिचुएटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे कि इक्वी जो पोटेंशियल सरफेस होता है क्या होता है। तो सपोज करते हैं क्या है, कोई क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें जो एवरी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जो हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब कि कोई क्लोज सरफेस है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि सारे पॉइंट्स पे जो हमारे चार्ज की जो वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट पे भी हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पॉइंट पे भी हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे तो कितना निकल के आएगा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मीनिंग ये होगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। कितनी होती हैं, परपेंडिकुलर। सपोज करते हैं इक्वी पोटेंशियल का क्या है, ये प्लेन है ये वाला, और ये क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ क्या है, फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी हमारी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोली जाती हैं। तो 9 का जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट, ऑलवेज एट 90 डिग्री होता है। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन एनदर इज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। अब सपोज करते हैं कोई ये चार्ज बॉडी है। ठीक है,
अब यहाँ पर कोई अगर हम कोई चार्ज लाते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं हम लोग, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट लाते हैं, तो इस पर क्या ये फोर्स का कोई एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से क्या हमारी फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। तो ये जो फोर्स हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर इस पर क्या कुछ एक्सपीरियंस, कोई फोर्स क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है क्यों क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस जो चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यही लिखा गया है, द एबिलिटी ऑफ चार्ज बॉडीज टू एक्सर्ट फोर्स ऑन एनदर इज एट्रीब्यूटेड टू। अगर कोई चार्ज जो कि फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक किसी फील्ड में, तो इसका मतलब क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मौजूद है। तो कौन सा फील्ड एग्जिस्टेंस कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया इफ द सीट ऑफ ए बैकेलाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर दैट कैपेसिटेंस विल बी। अब ये क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटेंस, ये दोनों प्लेट हैं कैपेसिटेंस की। सपोज करते हैं इनके बीच में जो थिकनेस है डी डी दिया गया, डिस्टेंस है क्या दिया गया, डी दिया गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ए अपान क्या होती है, डी होती है। अब एप्सिलॉन क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि अब इन दोनों प्लेट के बीच में सबसे पहले क्या था, एयर था। ठीक है, तो एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 होती है। ठीक है, चलिए अब क्या कर दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो बैकेलाइट की एक सीट क्या कर दी जा रही है, डाल दी जा रही है, इंसर्टेड बैकेलाइट सीट। ठीक है, तो जो इसके कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो हमारे परमिटिविटी होगी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सी हमारी क्या है, जो रिलेटिव परमिटिविटी पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बैकलाइट की सीट आप इंसर्ट करोगे तो परमिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो 11 का जो ऑप्शन देखें हम लोग, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है और ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, जो कि हम लोग बैकेलाइट का जो एक सीट इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से परमिटिविटी इंक्रीज करने की वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज कर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है एक कैपेसिटर अक्रॉस 0.24 कूलम एट 10 वोल्ट इट्स कैपेसिटेंस इज। अब बोला गया कि आप कैपेसिटेंस फाइंड करो कि जो चार्ज है, चार्ज कितना दिया गया है आपका, 0.24 कूलम दिया गया है। जो कैपेसिटर है कितना स्टोर कर रहा है चार्ज हमारा, 0.24 कूलम एट 10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे। तो आप कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, क्यू इक्वल टू होता है सी बी। यहाँ से आपको फाइंड क्या करना, सी की वैल्यू, तो सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान बी। क्यू की वैल्यू 0.24 है, अपान क्या हो जाएगा 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, निकल करके आएगा 0.024 क्या आएगा, फैरेड आएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बोला गया फॉर मेकिंग ए कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट ए डाइलेक्ट्रिक हैविंग। अब यहाँ बोला गया कि आपको जो है कि कैपेसिटर सेलेक्ट करना है, तो कैपेसिटर सेलेक्ट करना है, अगर अच्छा कैपेसिटर बनाना है तो हमें क्या है, सी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रही है मीडियम के, और किस पे, एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रही है। अब डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी कि प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बोलें, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसकी थिकनेस बोलें। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप डालते हो प्लेट्स के बीच में, उसी की क्या होती है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी होती है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो हमें यहाँ पर लाना क्या है कि बेटर टू सेलेक्ट डाइलेक्ट्रिक हैविंग, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को अच्छा करना है, तो हमें क्या करना होगा, डाइलेक्ट्रिक जो हमारी मटेरियल होगी उसकी जो परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस फार्मूले से देख सकते हो, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपन डी से, एप्सिलॉन हाई यानी कि डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी हाई, तो कैपेसिटेंस हाई। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या किया गया है, पूछा गया कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। वैसे तो जो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है आप जानते हो, फैरेड। ठीक, अब यहाँ से क्या ये भी जानते हो आप, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी बी, सी इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान बी। क्यू यानी चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम वी यानी वोल्ट, तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, यानी कि क्या आ गया, कूलम्ब पर वोल्ट भी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट, कूलम्ब पर वोल्ट।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, इफ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पर कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो सीरीज में है तो क्या हो जाता है, सीरीज के लिए 1/c इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में है और अभी क्या कैपेसिटर है। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/c इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, ये हो जाएगा हमारा 3/15, तो हो जाएगा 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 1/c, सी की वैल्यू आएगी 5, सी की वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफैरेड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या पूछा गया है, इफ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं तो इनके लिए जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सिंपल। तो 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइक्रोफैरेड, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ए डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। अब जो आप कैपेसिटर है होता है, कैपेसिटर के प्लेट में जो आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हो वो क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, इंसुलेटर ही तो होता है, वो इंसुलेटर ही होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंसुलेटर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक टर्म और जान लेना आप, जो आप जो कैपेसिटर प्लेट होता है इनके बीच में आप जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हो, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीकेज रेजिस्टेंस। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका लीकेज रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें लीकेज करंट क्या होगा, उतनी ही कम फ्लो होगी। ठीक है, अगर लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें लीकेज करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके लीकेज रेजिस्टेंस को हाई रखें। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा गया, एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है ये एक तरह का क्या होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। कैसा, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर भी क्या इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं, यानी कि पोलराइज्ड कैपेसिटर कहने का मतलब ये है कि इसको राइट पोलरिटी के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और इसका जो एनोड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो एनोड होता है वो क्या बना होता है, किसका, मेटल का क्या होता है, किसी मेटल का बना होता है। ठीक है ना, तो पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं इसलिए, यानी कि इसके जो इसको राइट पोलरिटी हमें कनेक्ट करना एकदम जरूरी है। तो यानी कि जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डीसी। डीसी ऑनली के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो देख लेते हैं हम लोग, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो डी यानी कि प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एरिया प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, और एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जो थिकनेस ऑफ प्लेट दिया गया, प्लेट के थिकनेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है, ना कि प्लेट के थिकनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के थिकनेस पे, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट। तो इस पर थिकनेस ऑफ प्लेट्स से क्या हमारा अफेक्टेड नहीं होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया, द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोला गया, मान लेते हैं कि कोई क्या है, केबल है। ठीक है, तो सिंगल कोर केबल है, तो अब मान लेते हैं कि सिंगल कोर केबल है, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा आपका। अब एक क्या है, सिंगल कोर है, ठीक, अब एक क्या है, शीथ मटेरियल है। तो सपोज करते हैं कि जो शीथ का जो डायमीटर है, जो हमारा रेडियस कितना है, R2 है। ठीक, और ये जो कंडक्टर है, कोर है, इस कोर की जो रेडियस कितनी दी गई है, R1 दी गई है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, एक कंसेंट्रिक सिलेंडर हो गए, एक तरह से आप देखा इस कंसेंट्रिक सिलेंडर जिसका सेंटर क्या है, सेम है, ये शीथ मटेरियल है, इसका रेडियस R2 मान लिया हमने, और ये जो कंडक्टर है, कोर है, जो आपका इसका जो रेडियस R1 हो गया। ठीक, अब एक तरह से कैपेसिटर बनाएंगे आप, ठीक, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहे हैं,
तो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपान log ऑफ R2 बाई R1 टू द बेस क्या हो जाएगा ई। अब R2 क्या किसका हमारा रेडियस है, जो शीथ होता है उसका रेडियस है। R1 क्या है, R1 हमारा जो कोर है कंडक्टर उसका क्या रेडियस। तो ऑप्शन आप इसमें कौन सा राइट बोलोगे, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, इसमें कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं उसको हम लोग को देखना है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 को लिखा गया है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम इसका जो फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी होता है। ठीक, एम क्या है मास है, वी क्या है वेलोसिटी है। ठीक, अब जो लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। हमें सेलेक्ट क्या करना है, वेक्टर क्वांटिटी जो नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब ये लीनियर मोमेंटम की जो यूनिट होती है हम लोग क्या लेते हैं, किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं हम लोग, या इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा होती है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक, ये भी क्या है, एक तरह का क्या होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो चुका है। ठीक, अब अगर आप ऑप्शन सी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपका जो चार्ज होता है, चार्ज से जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं निकलती हैं, प्लस चार्ज से क्या होती है निकलती हैं, तो इसमें डायरेक्शन होता है, तो ये भी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें जो आप अगर ऑप्शन सी देखोगे, ऑप्शन डी देखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान क्यू होता है। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। और यहाँ से जो हमारा यूनिट हो जाएगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, इसकी यूनिट हो जाएगी, हम लोग क्या लेते हैं, जूल पर कुलाम लेते हैं, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, वोल्ट भी बोलते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कुलाम्स इमेनेटिंग फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग सी कुलाम पे आप क्यू कर लेना है, इसको क्यू कुलाम होगा, क्यू कुलाम ऑफ चार्ज एट इट्स सेंटर। यानी कि कोई क्यूब है, उसके क्यूब के क्या सेंटर पे आपका क्या रखा गया, चार्ज रखा गया। बोला गया है कि आपका जो किसी सरफेस से, क्यूब के किसी सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा निकलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। ठीक है, और उसके क्यूब के सेंटर पे आपका क्यूब कुलाम क्या रखा गया, चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पर हम क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब इस तरह का होगा। ठीक है, क्यूब ये हो गया, मान लेते हैं ये क्या क्यूब है। ठीक, अब एक क्यूब हो गया। ठीक, बोला गया कि सेंटर पर, सपोज करते हैं क्या सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, इस सेंटर पर क्या हमारा क्यूब कुलाम क्या रखा गया, चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो किसी भी सरफेस से आपको पूछा गया कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स निकलेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान 6E। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23 को क्या बोला गया है, टू मेटल प्लेट्स डिस्टेंस डी अपार्ट फॉर्म ए कैपेसिटर ऑफ वैल्यू सी फैरेड। ठीक है, यानी कि दिया गया है कि जो आपका टू मेटल प्लेट है, ठीक है, किसने डिस्टेंस पे अपार्ट है, यानी कि डी डिस्टेंस पे क्या है, दूर है। ठीक है, अब इनके बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उनकी वैल्यू क्या दिया गया, सी फैरेड दिया गया है। ठीक, आगे क्या बोला गया है, एनोदर मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस T/2 एंड ऑफ द सेम एरिया इज इंसर्टेड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। यानी कि जो हमारा जो एक मेटल प्लेट है जिसकी को जो थिकनेस है D/2 है, उसको क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो बोला गया जो कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 प्लेट्स कैपेसिटर विल बी क्या होगा। तो पहले क्या था, पहले हमारा ये था 2 मेटल प्लेट थे, इनके बीच में जो डिस्टेंस थी D थी, तो इनके बीच हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी पर नोट डाउन करते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा इसी इजीली। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नेट ए अपन डी हो जाएगा। ठीक, जब कोई भी इसमें मेटल प्लेट इंसर्ट नहीं किया गया था तो तब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया,
कि हमारा एक मेटल प्लेट क्या कर दिया जा रहा है, हमारा इंसर्ट कर दिया जा रहा है। क्या, एक मेटल प्लेट सपोज करते हैं क्या इंसर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, टोटल डी है। अब जो इस मेटल प्लेट इंसर्ट किया जाए उसकी थिकनेस कितनी है, डी/2। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, डी/2 लिखोगे, ठीक है। तो डी/2 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली थिकनेस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा डी/4 और ये भी क्या हो जाएगा, डी/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे डी/4 प्लस डी/2 प्लस डी/4 तो कुल मिलाकर कितना आएगा, डी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितने कैपेसिटर बन गए, अब यहाँ 3 प्लेट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 प्लेट होगा, कितने कैपेसिटर बन गए, 2 कैपेसिटर आपके बन गए जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स के बीच में जो हमारा डिस्टेंस कितना है, डी/4 है और क्या है, डी/4 है। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे दोनों कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C= हो जाएगा ε0 C1 की वैल्यू ε0 A अपन क्या हो जाएगा डी। अब डी की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी हो गई थी 2 प्लेट्स के बीच में, डी/4 हो गया था ना, यहाँ पर डी/4 हो गया था और यहाँ पर क्या हो गया था, डी/4। तो अब हो जाएगा डी के प्लेस पे क्या रखोगे, डी/4, ठीक है। यहाँ से निकल के क्या आएगा, C1 आएगा हमारा 4 ε0 A/d। आप इसको कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते चलोगे तो समझ में आ जाएगा। कितना आ गया, ε0 A/d आ गया। अब पहले जब कैपेसिटर था ऐसे, इनके बीच में डिस्टेंस क्या था, d था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ε0 A/d आ रहा था। तो इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, c रख सकते हो, ठीक। तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4c आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसकी वैल्यू 4c आ गई, तो C2 वाला जो कैपेसिटर उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4c आएगी, क्योंकि उसकी भी जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी/4 है, तो उसका भी क्या आ जाएगा 4c। अब ये 4c और 4c जो कैपेसिटर है किस में कनेक्टेड हो गए, हमारे कनेक्टेड होंगे सीरीज में। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे कितना आएगा, 4c × 4c अपान 4 + 4 क्या हो जाएगा 8c, ठीक। c से c कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि कितना निकल के आएगा 2c। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 2c हो गई, ठीक है। यानी कि जो पहले कैपेसिटेंस था उसका क्या हो गया, 2 गुना हो गया, क्योंकि आप डिस्टेंस क्या कर दिए हो, घटा दिए हो। आप ऐसे भी देख लो, C=ε/d, डिस्टेंस का क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस डिक्रीज करोगे कैपेसिटेंस क्या इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस हो गया, 2 गुना होगा। यानी कि आप यहाँ 2c लिखो या फिर 2 लिखो, यहाँ c भी लिख दो आप, ऑप्शन में आप c कर दो, यहाँ c c c c, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो जो 3 प्लेट कैपेसिटर बन रहा है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कि जो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू 2c हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हालो मेटालिक चार्ज स्फीयर। अब यहाँ पर क्या इस तरह का कोई क्या है, मेटालिक चार्ज स्फीयर है जो कि हालो है, इसके सेंटर पे यानी कि इनसाइड पूछा गया है आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसके जो सेंटर पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अंदर इनसाइड द मेटालिक स्फीयर क्या होती है, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट 0। अब इसके बाहर अगर पूछा जाए, चार्ज स्फीयर के बाहर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो इसके बाहर हो जाएगी σ/ε, ठीक है। सिग्मा क्या है, ये जो सरफेस पे जो चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, एक कंडक्टिंग बॉडी हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया कितना, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। द फील्ड इंटेंसिटी एट्स इस सरफेस। अभी मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया है, आप ये ले लो। इस क्या है हमारा जो सरफेस चार्ज है, डेंसिटी दिया गया है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्या स्फीयर है, अब स्फीयर का जो इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी दिया गया हमारा सिग्मा, हमने बताया कि अभी इसके बाहर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, σ/ε बताया है। अब यहाँ पर अगर कोई मीडियम हो तो सपोज कर लो कि उस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ε0 है, और ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम है इस स्फीयर के बाहर तो क्या ले लोगे आप, ε0 ले लोगे, ठीक है ना। अगर एयर है तो ε0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि द फील्ड इंटेंसिटी एट इस सरफेस, यानी कि जो स्फीयर है इसके सरफेस पे हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, क्या हो जाएगा σ/ε0 ε r क्या है, जो मीडियम है या फिर मटेरियल है, उस मटेरियल का क्या है रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर एयर होता
यानी कि इसके हाँ स्फीयर के बाहर देख लें हम लोग, अगर एयर होता तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती, तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मटेरियल है तो मटेरियल का कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगा, इस वजह से हम लोग एप्सिलॉन आर को क्या यहाँ पर लिखते हैं। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है, टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज्ड फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटेड हैंडल्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, ठीक, टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको क्या किया जा रहा है, आपको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से आप चार्ज करते रहो इसको। ठीक है, चार्ज करने के बाद ये बोला गया है कि इनको आप जो कि एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, यहाँ लिखा गया इंसुलेटेड हैंडल, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या कर दे रहे हो इसमें, क्या इंसर्ट कर दे रहा हो, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के बीच में क्या हमारा, इनको अलग कर दे रहे हो, सेपरेट कर दे रहे हो। इंसुलेटिंग मटेरियल डालोगे तो प्लेट्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगी इस इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, तब बोला गया है कि आपका वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अरे भाई सिंपल है, पहले एयर था तो इसके रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी, 1 थी। अगर आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल सपोज करो, कोई भी डायलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करोगे, कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसर्ट करोगे तो उसकी कुछ रिलेटिव परमिटिविटी होगी, उसकी वजह से क्या आपका किस पे इफेक्ट करेगा, वोल्टेज पे इफेक्ट करेगा कि नहीं। जो चार्ज स्टोर किया हुआ है, यानी कि जो कैपेसिटर चार्ज है, आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप परमिटिविटी पे क्या डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि आप फार्मूला क्या जानते हो, होता है आपका क्यू इजकल टू सी वी होता है, यहाँ से सी इजकल टू हो जाएगा क्यू बाई वी। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से निकालोगे आप वोल्टेज की वैल्यू, अगर आप निकालो यहाँ से तो वी इजकल टू हो जाएगा क्या, क्यू बाई सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से वी इजकल टू क्यू बाई सी हो गया। ठीक, अब यहाँ सी इजकल टू क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपन डी होता है, तो अगर आप रखोगे क्यू अपान सी इजकल टू एप्सिलॉन ए अपान डी, तो आप यहाँ से अगर रखते हो तो निकल के क्या आएगा फार्मूला, वी इजकल टू आएगा आपका क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन ए। ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी इंसुलेशन उसमें डाला है, ठीक है, तो उसकी कुछ परमिटिविटी होगी, परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पहले तो एयर था, कोई इंसुलेशन नहीं था अंदर, तो एयर था तो उसका तो 1 हो गया। अब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहा है तो उसका कुछ परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो इसके इंक्रीज करने की वजह से क्या हमारा वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये दोनों किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा चीज़ें। ठीक है, तो वोल्टेज क्या कर जाएगा, ये क्रॉस द प्लेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स डिक्रीजेज। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला गया, इफ़ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू कैपेसिटिव सर्किट, AC वोल्टेज आप अप्लाइड कर रहे हो, द अल्टरनेटिंग करंट कैन फ्लो इन द सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि सिंपल है, वेरिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेस द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया, बोला गया है वोल्टेज अप्लाइड across a ceramic dielectric produces an electrolytic field 100 times greater than air। ठीक है, अब यहाँ यानी कि यहाँ ये बोला गया है कि अगर आप कैपेसिटर है, ठीक है, या फिर एयर है, कैपेसिटर है, उसके बीच क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक, क्या एयर है, क्या है एयर है। ठीक है, आप क्या करोगे, वोल्टेज अप्लाइड करोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है सपोज करते हैं ये होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम इस कैपेसिटर के बीच में सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो अगर वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कितना होता है, 100 टाइम्स ई होता है, यानी कि जो पहले एयर की होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके हमारा 100 टाइम्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सिरेमिक मटेरियल का, ऑब्वियसली है कि 100 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एयर की 1 होती है। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिरेमिक मटेरियल क्या होती है, वेरी हाई होते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है 100 टाइम्स हो रहा है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 टाइम्स ग्रेटर देन एयर। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, तो 28 का जो ऑप्शन होगा बी राइट, यानी कि 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब इसका ऑप्शन ए देखें, एयर कैपेसिटर्स हैव ए ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फॉइल, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑप्शन पे देखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द करेक्ट पोलरिटी। जी हाँ, क्योंकि
लिथिक कैपेसिटर कैसा होता है, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, ठीक है। और इसका जो एनोड होता है किसी मेटल का बना होता है, और इसको हम लोग जो करेक्ट पोलरिटी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और इसको सिर्फ हम लोग ओनली डीसी सप्लाई पे क्या कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे ऑप्शन जो क्या है सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्या दिया है, द डिसिपेशन फैक्टर ऑफ ए गुड डाइलेक्ट्रिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब यहाँ बोला गया कि कोई गुड डाइलेक्ट्रिक अगर है तो उसका डिसिपेशन फैक्टर क्या होना चाहिए। ऑब्वियस है, अगर डाइलेक्ट्रिक क्या गुड है तो डिसिपेशन फैक्टर क्या है, लो होनी चाहिए। तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, 0.0002। तो इसका जो डिसिफिकेशन फैक्टर होता है हमारा क्या होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन ओमेगा, और इसी को आप क्या लिखते हो 1 अपान क्वालिटी फैक्टर। यानी कि क्वालिटी फैक्टर के क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है तो डिसिफिकेशन फैक्टर हमारी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है ना। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं हम लोग उसकी क्वालिटी फैक्टर हम लोग हाई यूज करते हैं, तो इससे हमारा क्या डिसिपेशन फैक्टर लो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया क्वेश्चन नंबर 31, क्या बोला गया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्जेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। अब बोला गया था एबोव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कोई क्या है हमारा क्लोज्ड क्या है, सरफेस है, ठीक है। अब क्लोज्ड सरफेस से बोला गया कि इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे वो क्या होगा हमारा, जो इस क्लोज सरफेस में जितने भी चार्ज होते हैं, मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, एक क्या है Q3 है, जितने भी चार्ज होंगे उसका क्या होगा, सम होगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से निकलेंगे। यानी कि इस क्लोज्ड सरफेस है, इससे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जितने भी चार्ज है उनका सम, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, फ्लक्स टोटल फ्लक्स। तो यही बोला गया, और इस जो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसेज लॉ बोलते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट, गॉसेज लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया है, बोला गया 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटी C, ठीक है। अब बोला गया द रिजल्टेंट कैपेसिटी 2/3 C कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। यानी कि जो 3 कैपेसिटर हैं जिनकी वैल्यू क्या दी गई, C दी गई है, उनको आप किस ऑर्डर में जोड़ोगे, यानी कि सीरीज में जोड़ोगे या फिर पैरेलल में जोड़ोगे, या फिर 2 को सीरीज में एक को पैरेलल में, इस तरह से कैसे कॉम्बिनेशन करोगे कि आपका जो वैल्यू क्या आएगी 2/3C आएगी। तो अगर आप ऑप्शन सी में देखोगे लिखा गया 2 इन पैरेलल एंड 3rd इन सीरीज विद दिस कॉम्बिनेशन, तब आपका 2/3C आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर 2 को पैरेलल में ऐड करते हो आपका इस तरह से हो जाएगा, पैरेलल में आपने कर दिया, ठीक है, और एक को क्या कर देते हो आप सीरीज में। इन सभी की कैपेसिटेंस क्या C है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्टेड है तो ऐड हो जाएंगे, C प्लस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक। अब ये 2C क्या इस C के क्या सीरीज में हो गया, यानी कि इस तरह से हो गया आपका, इस तरह से हो गया, ठीक, 2C और C। अब इसका जो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम, तो 2C इंटू C अपान 2C प्लस C हो जाएगा 3C, ठीक। यहाँ से C से C की कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आएगा आपके वैल्यू 2/3C, ठीक है। यानी कि 2 कैपेसिटर को जो पैरेलल में और एक को क्या सीरीज में ऐड करोगे तब आपका जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आएगी 2/3C हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन C राइट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ। इसमें दिया हुआ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर वेरिएशन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो कैपेसिटर जो आपका अनअफेक्टेड रहेगा कौन से पैरामीटर को चेंज करने पर। तो आप क्या जानते हो, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपान D होता है। तो यहाँ पर जो आपका C है कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया प्लेट पे डिपेंड कर रहा है, जो आपका थिकनेस है, या फिर आप बोलो कि जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो डाइलेक्ट्रिक है मटेरियल आपका है उसकी परमिटिविटी पर क्या डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें देखें अगर हम क्या लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक। एरिया प्लेट्स पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। आगे लिखा गया थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक या फिर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। लेकिन प्लेट्स के थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो वही बोला है कि किससे जो है कि अनअफेक्टेड रहेगा,
तो थिकनेस ऑफ द प्लेट से हमारा क्या जो कैपेसिटेंस क्या है अनअफेक्टेड रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज करने पर हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि ट्रू है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए को देखो तो लिखा गया है द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज लिनियरली। ठीक है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर लिखा गया लीनियरली, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बी ऑप्शन, द करेंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में क्या होता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज अक्रॉस जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन जो करंट होती है हमारे, जो डिस्चार्जिंग करंट होती है वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज करती है। ठीक है, हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो ये होता है ग्राफ, ये ग्राफ होता है हम लोग का। ठीक, यहाँ पर ये होता है टाइम, यहाँ पर है टाइम। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जब कैपेसिटर चार्ज होता है फुली। अब यहाँ पर क्या है, माइनस आई एम है। ठीक, ये क्या है, हमारा मैक्सिमम चार्जिंग करंट है। ठीक, अब जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या करेगा, हमारा डिक्रीज कर रहा। ठीक, अगर आप देखोगे तो जो हमारा डिस्चार्जिंग करंट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज करती है। देखो आप इंक्रीज कर रही है, इस तरह से कैसे इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और ये वाला जो ग्राफ है डिस्चार्जिंग करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस कैपेसिटर जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, हमारी जो है कि डिस्चार्जिंग करंट क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। तो आपने देख लिया जैसे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट, द करंट इन द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर ग्रोज एक्सपोनेंशियली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इसमें लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें, तो इसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन जो है कि राइट है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ई और डी में क्या जानते हैं, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं। डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। तो इन दोनों में एक क्या बोलते हैं कि वो हमारा रिलेशन होता है, वो होता है डी इजकल टू एप्सिलॉन ई। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। डी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एप्सिलॉन क्या है, हमारा जो मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन होता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इजकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या लिखें, अगर ई को लिखें ई के टर्म में, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, ई इजकल टू हो जाएगा आपका डी अपान एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन ए क्या दिखा हुआ, ई इजकल टू डी अपान एप्सिलॉन, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोल रहा, इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इट। तो आप क्या जानते हो कि जो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज स्टोर करता है कैपेसिटर। अब एक चार्ज जो स्टोर होता है किस में स्टोर होता है, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसर्ट करते हैं, उसी में तो हमारा जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, यानी कि जितना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होगा, जो कैपेसिटर है जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो क्या ई इक्वल टू क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर होता है। ठीक, ये होता है, ये क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो अगर आप ये ऑप्शन देखोगे, ग्लास दिया हुआ है, वैक्यूम दिया हुआ, ऑयल दिया हुआ और सिरेमिक्स दिया हुआ। तो इन सभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में किसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होगा, तो अगर बात करें तो जो सिरेमिक मटेरियल है, यहाँ पर जो सिरेमिक मटेरियल है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो
हाई होता ही होता है, इसका जो डिसिपेशन फैक्टर होता है ये क्या होता है, लो होता है। डिसिपेशन फैक्टर लो होता है और ये क्या होता है, इसकी हाई रजिस्टिविटी होती है, यानी कि रजिस्टिविटी इसकी क्या होती है, हाई होती है। और इसका जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये भी क्या होता है, हमारा हाई होता है। क्योंकि जो डिसिपेशन फैक्टर इक्वल टू होता है 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर जितना हाई हमारा क्या हो जाएगा, डिसिपेशन फैक्टर उतना ही लो हो जाता है। ठीक, और डिसिपेशन फैक्टर को क्या लिखते हैं हम लोग, इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन ओमेगा, ये भी होता है इक्वल टू होता है 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये तो रहा सिरेमिक्स मटेरियल के बारे में जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स विल हैव द लिस्ट वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर और सिल्वर प्लेटेड कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरिएशन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, यानी कि इसमें लो कैपेसिटर चेंज ओवर द टाइम होता है। ठीक है, टाइम के अक्रॉस, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका जो कैपेसिटर में वेरिएशन होता है बहुत कम होता है, यानी कि लिस्ट वेरिएशन होता है। और इसका क्या एडवांटेज है, ये वेरी प्रेसाइज होता है। ठीक, और क्या वेरी रिलायबल कैपेसिटर होता है। कौन सा, सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर। और इसकी क्या क्वालिटी है, ये कहाँ यूज किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। और इसमें लॉसेज भी क्या होते हैं, लो होते हैं। और इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, हाई होता है। तो इन सब पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लोगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर प्लेटेड माइका कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, द लीकेज रजिस्टेंस ऑफ सिरेमिक कैपेसिटर इज जनरली हाई। ठीक है, अब यहाँ दिया गया कि जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है सिरेमिक कैपेसिटर का क्या होता है, हाई होता है। अब लीकेज रेजिस्टेंस वो होता है जो आप यूज करते हो डाइलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटर के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज करते हैं उसी का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये लीकेज रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम लीकेज करंट फ्लो होगा, यानी कि इन प्लेट्स के बीच में करंट्स क्या होगा, हमारा कम फ्लो होगा। ठीक है ना, नहीं फ्लो होगा। अगर लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा इसके बीच क्या लीकेज करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो यही जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसी का रेजिस्टेंस हम लोग लीकेज रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो राइट है, यानी कि द लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ सिरेमिक कैपेसिटर इज जनरली हाई। हाँ, हाई होता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, अब यहाँ नेक्स्ट देख लें क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट दिया हुआ कि द स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर डिक्रीजेज विद रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात किया गया है, तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है डिक्रीज करेगी जैसे जैसे क्या होगा, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर सी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर इंक्रीजेज विद अप्लाइड वोल्टेज। अब क्या होता है स्टोर्ड एनर्जी, 1/2 CV² होता है। वोल्टेज पर भी डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करोगे तो हमारी एनर्जी भी तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक, ए बी सी तीनों राइट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखें, ये वायर केबल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है, कंडक्टर्स के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये भी ऑप्शन राइट लग रहा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट तो वैसे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर कोई वैसे मुश्किल है इनकरेक्ट तो इसमें नहीं कोई है, तो इसका कोई ऑप्शन जो है कि इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स हैज रिलेटिवली शॉर्टर सेल्फ लाइफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या होता है, एक एक क्या होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इसको करेक्ट पोलरिटी में कनेक्ट करना एकदम जरूरी होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का जो एनोड होता है, ठीक है, इसका जो एनोड किसका बना होता है, किसी मेटल का बना होता है। ठीक है, और ये किस पे वर्क करता है, डीसी पे, सिर्फ डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। ठीक है ना, तो ये तो रहा आर के राजपूत का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिया। इससे आगे का जो
क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स।